नमस्कार दोस्तों, सी एस सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मॉडर्न इंडिया की जो हम क्रोनोलॉजी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया चला रहे हैं, उसमें हम ये अगली सीरीज लेकर के आए हैं। हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि मॉडर्न इंडिया का जो फेस माना जाता है कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन हम लोग एक टाइम पीरियड मान करके स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए भी आसान हो जाता है और आसानी से समझा जा सकता है, और हमें एक क्लियरिटी मिलती है कि हम कब कहाँ कैसे अपने इतिहास में गलतियाँ की, अच्छाइयाँ की, और उससे सीख करके फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज़ ना करें। क्रोनोलॉजी हर सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टडी करते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। रिवीजन के लिए भी और समझने के लिए भी जल्दबाजी होती है। जो जल्दबाजी में अगर आप कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, बस छोटे छोटे पॉइंट को अगर स्टडी करने की कोशिश करें, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी स्टडी करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपके माइंड में एक फ्लोट चार्ट होना चाहिए कि हम इस लेयर से इस गहराई तक स्टडी करेंगे और अगले फेज में इस लेयर को हम स्टडी करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं कि कब कौन सा इंसिडेंट हुआ। जब हमारा दूसरा लेयर मॉडर्न इंडिया में चलेगा तो उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो मेजर इंसिडेंट हुए, जैसे स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, साइमन कमीशन, सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट, उसको हम थोड़ा देखेंगे। उसका स्प्रेड क्या रहा, कौन कौन से लीडर कहाँ पे रहे। फिलहाल के लिए हम बस यहाँ पे आते हैं, क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं। तीसरा ये वीडियो है हमारा। देखते हैं हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट को या मॉडर्न इंडिया को तीन फेज में जो फेज हमने डिवाइड किया 1857 से लेकर के 1947 तक, हम उसको सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम मूवमेंट तक के कल लाए थे। एक बार रिवीजन करके हम उसको बढ़ाते हैं, ले चलते हैं हम 1935 के एक्ट तक। फिर उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 1935 के बाद। यहाँ पे हमने देखा कि पहला हमारा वार फॉर इंडिपेंडेंट हुआ 85 में। यहाँ पे कंपनी का रूल बंद होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधे होता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। बंगाल डिवीजन होता है, और यहाँ पे बंगाल डिवीजन को जो है कि फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया था और कैपिटल को दिल्ली बना दिया जाता है। 1920 में जो है कि आपका सीडीएम चलता है, सॉरी एनसीएम चलता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है। 1920 में एनसीएम को बंद कर दिया था, और यहीं से टू ग्रुप निकल करके आते हैं। एक को जाते कहते हैं स्वराजिस्ट, और दूसरे को कहते हैं नॉन स्वराजिस्ट। इनका ये मतलब था कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इंपीरियल में एंट्री करें, और इनका ये था कि हम इसको बाइकआउट करें, और गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था, हमने जो गांधी के जयंती में पढ़ा था, उसको फॉलो करें। 1924 में बेलगांव में एक जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं आपके गांधी होते हैं। 27 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन वो होता है जो हम 19 के एक्ट में कहे थे कि आफ्टर 10 ईयर के बाद हम ये रिव्यू करेंगे कि डेवलपमेंट क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको देखेंगे। लेकिन 90 होता है, लेकिन 2 साल आने के लिए तो 1929 होना चाहिए, बट 2 साल पहले ही ला देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो कि इलेक्शन होने वाला होता है, इस वजह से। फिर 1929 में इसका जो कि बहुत विरोध होता है यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग जो है कि आप वो वाइट होते हैं। 1929 में हमारा जो कि बहुत से इंसिडेंट होते हैं। हम साल्ट मूवमेंट को लाते हैं, यहाँ पे सीडीएम फिर होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। 1931 में बहुत से इंसिडेंट होते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह को हैंग कर दिया जाता है, बहुत से कराची का सेशन होता है, और हाँ 29 में ही एक लाहौर सेशन होता है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें प्रेसिडेंट होते हैं उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। 39 में सीडीएम होता है, और इसको 31 में फिर यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो हम कहते हैं इरविन गांधी पैक्ट बोला जाता है। इसमें था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि पार्टिसिपेट करेगी कहाँ पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रहा था। फिर इसी के बाद ही जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कम्युनल अवार्ड लाती है। कम्युनल की जो दलित होते हैं,
दलित होते हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसीजर लाने के लिए, जैसे मुस्लिम लीग के लिए 1909 में लाए थे, वैसे ही 1932 में लाए। फिर उसके बाद यही से 1932 जो कम्युनल अवार्ड से ही निकल करके आता है पूना पैक्ट निकल करके आता है, जो ये होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में ये अग्रीमेंट होता है। उसमें ये होता है दलितों के लिए जो है कि एक सीट जो है कि इंपीरियल और स्टेट में रिजर्व की जाएगी। यहीं से फिर निकल कर 1935 का एक एक्ट आता है। ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सी चीज़ें इसमें की जाती हैं। इलेक्शन का प्रोसीजर किया जाता है कि एक इलेक्शन होगा, 1937 में इलेक्शन होता है। कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है और वो बहुत से स्टेट में जो है कि अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है और 28 महीने तक गवर्नमेंट चलती है, मतलब 2 साल के ऊपर चलती है। लेकिन 1939 में जब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट होता है, तब बिना पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दी थी कि इंडिया जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड का पार्ट है। लेकिन गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ से खुश नहीं होती है और जितने प्रोविंशियल मिनिस्ट्री को रेजिग्नेशन देती है, सरकार गिर जाती है, वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड वार में। और नतीजा ये होता है कि 1940 में अब आता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया जाता है, हर व्यक्ति होता है। सो आज इस वीडियो में बस मैं इतना ही डिस्कस करूँगा, कल आपको लेकर के चलूँगा इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।